नमस्कार। उसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.3 के ऊपर। एक्सरसाइज 13.1 और 2 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमें अपनी एनसीईआरटी बुक्स का जो हमारा एक्सरसाइज 13.3 है उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जनरली बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मान लीजिए आपके सामने ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करके या फिर मेल्ट करके आपने किसी अनदर ऑब्जेक्ट को जनरेट करा है, तो बताइए उसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर इसका वॉल्यूम ये था या इसकी रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट वगैरह जो भी आपको रिजल्ट दिया होगा उसका डायमेंशन वो आपको दिया होगा। आपको फाइंड करना होगा कि जब उस ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके या फिर ब्रेक करके या किसी भी तरीके से उसी ऑब्जेक्ट से जब अनदर ऑब्जेक्ट को बनाया गया है तो उसका डायमेंशन वगैरह क्या होगा। जैसे आप लोग जानते हैं जो आयरन होता है, अब आप लोग आयरन वगैरह को मेल्ट करते हैं तभी जाके किसी ना किसी नई आयरन वाली ऑब्जेक्ट जनरेट होती है उसको मशीन वगैरह में लगा के। या फिर आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग क्या करते होंगे, मिट्टी वगैरह के कोई ना कोई, मान लीजिए घर बना रहा है, कोई गुड़िया बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो आपने मान लीजिए इतनी मिट्टी जमीन में से ली। अब इतनी मिट्टी का कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा। अब आपने इस मिट्टी में से कुछ अलग कोई भी अलग शेप बनाई, ये आपको समझ है। उस शेप को बनाने में इतना चीज खराब हो गया, इतना चीज बचा है, तो बताइए जो शेप आपके सामने बना है उसका वॉल्यूम क्या होगा। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर एक्सरसाइज 13.3 में आएंगे, जहां पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। मतलब आपके सामने एक मेटल का स्फेयर है जहां पर उस स्फेयर की रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड। उसको मैं यहां पर मेल्ट करता हूं एंड रिकास्ट का मतलब यहां पर दोबारा से बनाता हूं इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। मतलब उसी स्फेयर को मैं यहां पर एक सिलेंडर की शेप जनरेट करता हूं जहां पर सिलेंडर की रेडियस आपके सामने 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो आप बताइए सिलेंडर की हाइट यहां पर क्या होगी। क्वेश्चन आपको समझ आया कि सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लिख लीजिए। सबसे पहले आपके सामने एक मेटेलिक स्फेयर था, उस मेटेलिक स्फेयर को मेल्ट करके मैंने यहां पर अपना एक सिलेंडर का रिजल्ट बनाया है। एक रिजल्ट मतलब सिलेंडर बनाया है, जहां पर आपके सामने क्वेश्चन में ये गिवन है कि इस स्फेयर का जो रेडियस है वो यहां पर 4.2 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो यहां पर आपके पास 6 सेंटीमीटर है। ये दो चीजें आपको गिवन है। क्वेश्चन वाले ने आपसे कहा कि बताइए इस सिलेंडर की हाइट यहां पर क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। अब एक छोटी सी बात, आपके पास स्फेयर था, आपने स्फेयर को मेल्ट करके किसी ना किसी अनदर चीज को बनाया। जैसे मान लो स्फेयर जो था, अगर मैं उसको यहां पर ग्राम या फिर किलोग्राम में बात करूं, उसके वेट की बात करूं, तो मैंने लेट करा कि वो इस स्फेयर का जो वेट है वो यहां पर 10 किलोग्राम है। 10 किलो का वो मेरे सामने यहां पर एक स्फेयर है। इस 10 किलो आयरन को, मेटल मान लिया मैंने, आयरन लिखूंगा मैं समझाने के लिए, आयरन से काफी अच्छा समझ आएगा। तो 10 किलो आयरन को मैंने मेल्ट करा। इसको मिट्टी भी समझ सकते हो, जो आपके सामने डस्ट होती है, डस्ट भी काफी अच्छा एग्जांपल है क्योंकि ये लाइव एग्जांपल है, हमें समझ आते हैं। तो मान लीजिए 10 किलोग्राम आयरन को मैंने मेल्ट करा और मेल्ट करके उसी 10 किलोग्राम आयरन से मैंने यहां पर एक सिलेंडर को बना दिया। इस तरीके से यहां पर एक सिलेंडर को मैंने बना दिया। अब जितना आयरन इसके पास था, मतलब जितना वेट, जितनी कैपेसिटी इसके पास थी, उतनी ही कैपेसिटी इसके पास है। मतलब जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम तो आपके सामने इसका है। कहने का ये मतलब है कि आपने इस स्फेयर को मेल्ट करके तभी तो सिलेंडर बनाया। इस स्फेयर का जितना भी वॉल्यूम होगा वो सारा का सारा वॉल्यूम मेल्ट हुआ और मेल्ट होने के बाद रिकास्ट हुआ एक सिलेंडर में। आप समझ पा रहे हैं। इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि आपके सामने स्फेयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले जो डेटा हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं और फिर अपने क्वेश्चन में फॉर्मूले को पुट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें कहा गया था कि रेडियस ऑफ स्फेयर या फिर मेटेलिक स्फेयर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें यह पता चला। उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो हमारे सामने सिलेंडर है उसकी रेडियस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, ये भी हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है,
हमें इस स्फेयर के वॉल्यूम को और सिलेंडर के वॉल्यूम को आपस में इक्वल पुट करना है, क्योंकि इनको इक्वल पुट करके ही तो मेटेलिक स्फेयर से मेल्ट करके ही तो आपके सामने सिलेंडर बना है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को हम लोग यहां पर इक्वल पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। इतना भी आपको समझ आया। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब एक छोटी सी बात, स्फेयर की रेडियस अलग है, सिलेंडर की रेडियस अलग है, तो दोनों का नाम भी अलग अलग दो। मैंने इसका नाम R1 दिया और इसका नाम यहां पर R2 दिया। तो सिलेंडर की स्फेयर की रेडियस R1, तो 4/3 पाई R1 की क्यूब। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर रेडियस R2 है तो पाई R2 का स्क्वायर और h। ये आपको समझ आया। अच्छा, सॉल्व करते वक्त पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपको ये h फाइंड करना है। तो h के लिए क्या करोगे, ये जो R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में है उसको इधर ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा। तो 4/3 ऊपर की तरफ ये R1 का क्यूब और नीचे की तरफ ये वाला R2 का स्क्वायर, और यहां पर आपका h आ गया। अब ये 4 सेम टू सेम, R1 की जगह ये 4.2 पुट करोगे तो 4.2 की क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय ये वाला 3 एज इट इज। R2 की जगह ये वाला 6 पुट करोगे तो 6 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे 4 एज इट इज रहेगा। जब 4.2 की क्यूब करोगे इसका मतलब 4.2 की 3 टाइम्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और नीचे की तरफ ये वाला 3 एज इट इज रहेगा। 6 स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 की 2 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर आप लोग अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0, फिर पॉइंट हटाओगे फिर एक 0, फिर पॉइंट हटाओगे फिर एक 0। पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी इसलिए मैंने 110 3 बार लगाया तो 1000 हो गया। अब यहां पर जब 42 को 3 से कैंसिल करोगे तो 14 आएगा। फिर ये देखो यहां पर 14 3 जा 42 और 3 2 जा 6, मतलब 3 से ऊपर नीचे कैंसिल करा, फिर 3 से कैंसिल करा तो 14 और फिर यहां पर 3 2 जा 6, ये कैंसिल होगा 2 7 जा 14, ये कैंसिल होगा 2 7 जा 14, ये कैंसिल होगा 2 से 500 और ये कैंसिल होगा आपका 2 7 जा 14। इतना भी समझ आया। फिर यहां पर इसको 4 से कैंसिल कर दो तो 150, या चेक कर लेते हैं 125 4 जा आई थिंक आपका 500 होता है, क्योंकि 125 2 जा 250 और 250 2 जा 500। तो उसको देख लेते हैं, यहां पर 4 से जब कैंसिल करोगे तो आपका 125 आएगा। इतना भी आपको समझ आया। अब ऐसा तो कुछ बचा नहीं है जो कॉमन हो, तो यहाँ पे 7 7 7 मतलब आपके सामने 7 की क्यूब क्या होता है, डायरेक्ट लिख दें 343, और अपॉन में यहाँ पर ये वाला 125 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 125। बात हाइट की हो रही थी तो हमारे पास ये h आ गया। अब आप या तो इसको डिवाइड करें या तो फिर यही 343 अपॉन 125 रहने दें। अगर आप डिवाइड करेंगे तो जब 343 को 125 से डिवाइड करोगे तो 125 2 जा आपके सामने 250 चलेगा। यहां पर आपके सामने 3 आ गया, 14 में से 5 गया 9 आ गया, आपने पॉइंट की हेल्प से 0 लगाया। अब 125 के टेबल में 8 टाइम्स में आपका 1000 आता है, तो आप यहाँ पर 8 टाइम्स तो चला नहीं सकते हैं, तो आप 9 टाइम्स में चलाएंगे। तो ये हो गया 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 22 का 2 कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 आपका 11, सॉरी 9 टाइम्स से भी ज्यादा हो रहा है क्या, चेक करते हैं। 125 जब 9 रन करेंगे आप तो आपके पास आएगा 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 22 का 2 कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11। ये आपके सामने ज्यादा आ रहा है। 8 टाइम्स में 7 टाइम्स में रन करते हैं 125 7 जा, क्योंकि 125 8 जा 1000 होता है ना, तो 7 रन करना था हमें 9 रन नहीं करना था, हमें 7 रन करना था। तो 125 7 जा ये आपके पास हो जाएगा 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 7 1 जा 7 और 1 875 आ गया। फिर रिड्यूस करोगे 10 में से 5 गया 5, 3 में से 7 नहीं जा सकता, 13 में से 7 गया 6, पॉइंट की हेल्प से 0 लगाया, 650 हो गया। अब फिर से यहाँ पर 124 जा 500, तो 125 जा 625।
मतलब अप्रोक्सीमेट में जो आपकी हाइट आ गई वो 2.75 सेंटीमीटर, ये आपके सामने यहाँ पर उस सिलेंडर की हाइट आ गई और यही हमें फाइंड करना था। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक बहुत होता है, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया 2.75 सेंटीमीटर और यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जब आप इस स्फेयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर को बनाते हैं, मतलब इस स्फेयर का वॉल्यूम अब किस में चेंज हो गया, सिलेंडर में। इसका मतलब हमें क्या करना है, स्फेयर के वॉल्यूम को और सिलेंडर के वॉल्यूम को दोनों का आपस में क्या कर दो, इक्वल पुट कर दो। क्या क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया? ओके। उसके बाद यहां पर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपके सामने एक मेटल से बना हुआ स्फेयर है जहां पर उस स्फेयर की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब आपके सामने यहाँ पर 3 डिफरेंट स्फेयर है। पहले स्फेयर की रेडियस 6, दूसरे स्फेयर की रेडियस 8 और तीसरे स्फेयर की रेडियस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। आर मेल्टेड, इन तीनों के तीनों स्फेयर को मेल्ट करा गया टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फेयर, ताकि मैं एक सिंगल सॉलिड स्फेयर को बना सकूं। मतलब 3 अपने अलग अलग स्फेयर को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाना है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। तो बताइए जो भी आपके सामने स्फेयर बनेगा उसकी रेडियस यहाँ पर क्या होगी। क्वेश्चन ऐसा है, जैसे क्या नहीं होता घर में, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे आटा की वो होती हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले इतना सा आटा लेते हैं, फिर और लेते हैं, फिर और लेते हैं, फिर तीनों आटा को एक साथ मिला के एक बड़ा सा आटा सा गोल सा बना लेते हैं। वही काम यहाँ भी होगा। आपके पास पहले एक स्फेयर है जहां पर स्फेयर की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दूसरी बार फिर एक स्फेयर है जहां पर उस स्फेयर की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तीसरी बार फिर एक स्फेयर है जहां पर उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों के तीनों स्फेयर को मेल्ट करा गया, मतलब एक साथ आपस में पिघलाया गया, और पिघलाने के बाद जो भी आपके सामने रिजल्ट आया उससे एक नया स्फेयर यहाँ पर बनाया गया। तो आपको बताना है कि इस स्फेयर की रेडियस यहाँ पर क्या होगी। क्वेश्चन आपको समझ आया? भाई क्वेश्चन में क्या चल रहा है कि पहला स्फेयर पिघलाया, मतलब पहले स्फेयर का वॉल्यूम लिया, दूसरे स्फेयर को फिर से मेल्ट करा, मतलब फिर से दूसरे स्फेयर का वॉल्यूम लिया, फिर से तीसरे स्फेयर को मेल्ट करा, मतलब फिर से तीसरे स्फेयर का वॉल्यूम लिया, और इन तीनों के तीनों स्फेयर को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाया। मतलब इन तीनों के वॉल्यूम को कंबाइन करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाया, मतलब उस बड़े से स्फेयर का वॉल्यूम लिया। क्या आपको समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए पहले आपने क्या करा, एक छोटे से गिलास में पानी लिया, फिर दूसरे गिलास में पानी लिया, फिर तीसरे गिलास में पानी लिया, इन तीनों के तीनों गिलास के पानी को किसी अनदर बड़ी सी गिलास में डाल दिया। इसका मतलब पहली गिलास का वॉल्यूम उस बड़ी गिलास में चला गया, दूसरे गिलास का वॉल्यूम उस बड़ी गिलास में चला गया, तीसरे गिलास का वॉल्यूम भी उस बड़ी गिलास में चला गया। इन तीनों के तीनों वॉल्यूम को कंबाइन करके वो अकेला एक गिलास का वॉल्यूम बनाया गया है। यहां पर है तो रिजल्ट सारे के सारे आपके सामने स्फेयर ही। मैंने नाम दिया ये फर्स्ट स्फेयर है, ये सेकंड स्फेयर है, ये थर्ड स्फेयर है और यहां पर ये फोर्थ स्फेयर है। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेयर, आपके सामने जो फर्स्ट वाला स्फेयर है उसकी रेडियस यहां पर कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर से रेडियस ऑफ सेकंड स्फेयर, सेकंड वाले स्फेयर का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ पे रेडियस ऑफ थर्ड स्फेयर, जो थर्ड वाला स्फेयर है उसकी रेडियस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ फोर्थ स्फेयर जो हमें फाइंड करना है उसकी रेडियस का नाम मैंने यहाँ पर R4 दिया, क्योंकि फर्स्ट वाले का नाम R1, सेकंड का R2 और थर्ड का R3। इतना आपको समझ आया? अब तीनों के तीनों वॉल्यूम को कंबाइन करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाया गया है, मतलब बड़े से स्फेयर का वॉल्यूम लिया गया है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर। अगर आप अपना फर्स्ट स्फेयर लेंगे, फिर से यहां पर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फेयर, अगर आप अपना सेकंड स्फेयर लेंगे, फिर से यहां पे प्लस में वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फेयर, अगर आप अपने थर्ड स्फेयर का वॉल्यूम लेंगे, तो आपको रिजल्ट में कंबाइन होने के बाद वॉल्यूम ऑफ फोर्थ स्फेयर मिलेगा। वो रिजल्टिंग वाले स्फेयर का वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फोर्थ स्फेयर। इतना आपको समझ आया? अब स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम तो वही होता है 4/3 पाई आर के क्यूब, बस रेडियस अलग अलग है, तो R1 R2 R3 R4 इस तरीके से आएगा। तो फर्स्ट स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे, 4/3 पाई के साथ R1 की क्यूब,
सेकंड वाले का क्या हो गया 4/3 पाई के साथ r2 की क्यूब। थर्ड वाले का क्या हो गया 4/3 पाई के साथ r3 की क्यूब। और इस रिजल्टिंग स्फीयर फोर्थ वाले का वॉल्यूम, अब ध्यान से देखो, तीनों के तीनों वॉल्यूम को कंबाइन करा तभी मेरे पास एक नया वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई में r4 की क्यूब। जितना आपको समझ आया। अब तीनों के पास 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई तीनों के पास कॉमन है, तो 4/3 पाई को कॉमन ले लो। अंदर क्या रिजल्ट बचेगा r1 की क्यूब प्लस फिर यहां पर r2 की क्यूब प्लस फिर यहां पर r3 की क्यूब। और ये रिजल्ट आ गया 4/3 पाई के साथ यहां पर r4 की क्यूब। अच्छा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया r1 की क्यूब प्लस फिर यहां पर r2 की क्यूब फिर प्लस यहां पर r3 की क्यूब और इज इक्वल टू आपके सामने r4 की क्यूब। ये r4 हमें फाइंड करना है। r1 6, r2 8 और r3 10 हमें पता है। तो ये हमारे पास हो गया 6 की क्यूब, फिर ये वाला हो गया हमारे पास 8 की क्यूब, ये वाला हो गया हमारे पास 10 की क्यूब और यहां पर r4 की क्यूब हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे रिजल्ट किस तरीके से आ गया 6 की क्यूब कितना होता है 216, 8 की क्यूब कितना होता है 512। आई थिंक आपको क्यूब तो 10 तक याद होगा ना, 10th क्लास के बच्चे को 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। 10 की क्यूब कितना होता है 1000। अगर नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। अब इसको प्लस करेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 0 8 का 8 ही आएगा। फिर यहाँ पे 1 और 1 2, 2 में 0 करोगे 2 आएगा। फिर यहाँ पे 2 और 5 7, 7 में 0 करोगे 7 आएगा। फिर ये 1 का 1, आपके पास 1728 आ गया। आपके पास यहाँ पे 1728 आ गया। अब r4 क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर 1728 लिखा हुआ है। अब आपको पता है जब आप यहां से क्यूब हटाओगे तो यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ेगा, मतलब r4 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1728 और उसकी होल पावर यहाँ पर 1/3। अब 1728 की पावर 1/3 है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक काम करो, इस 1728 के फैक्टर कर लो। अगर आपको क्यूब नहीं याद है क्यूब रूट, मेरे को तो याद है कि ये 12 का होता है, जैसे 12 12 जा 144, 144 12 जा 728। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग यहाँ पर अपने 1728 के प्राइम फैक्टर कर लो और फिर क्योंकि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट की वजह से अपनी 3 पेयरिंग कर लो, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। मतलब इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे 2 3, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरीके से करते जाओ और अपना रिजल्ट फाइंड करो। और अगर आपको यहाँ पर पता चल जाता है तो r4 की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी, क्योंकि ये 1728 आपके सामने 12 का क्यूब होता है। इसका मतलब अगर आपने इन तीनों स्फीयर को मेल्ट करा, जहां पर पहले वाले की रेडियस 6, दूसरे वाले की 8 और तीसरे वाले की 10 है, तो आपके पास एक नया स्फीयर बनकर आएगा जहां पर उस नए वाले स्फीयर की रेडियस आपके सामने 12 सेंटीमीटर होगी। और यही हमें फाइंड करना था। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे, ए 20 मीटर डीप वेल डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज डग। मतलब डग, इसका मतलब आपके सामने एक 20 मीटर डीप, 20 मीटर डीप का मतलब है 20 मीटर गहरा। वेल, वेल का मतलब कुआं। आपके पास एक कुआं है जिसकी गहराई यहाँ पर 20 मीटर है, जिसका डायमीटर यहाँ पर 7 मीटर है। इस डग, उसको यहाँ पर खोदा जाता है। एंड अर्थ, अर्थ का मतलब होता है जब आप कुआं खोदते हैं तो उसके अंदर से मिट्टी निकलती है, तो उस मिट्टी को हम लोग यहाँ पर अर्थ कहते हैं, क्योंकि वो जमीन के अंदर की मिट्टी है। आपको समझ आ रहा है? और जो चीज जमीन के अंदर की होती है, मिट्टी वगैरह, उसको हम लोग यहाँ पर अर्थ कहते हैं। तो एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट, मतलब वहां पर खुदाई के वक्त जो भी अर्थ निकलती है उसको हम लोग यहाँ पर मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं। टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, और उससे हम लोग यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जहां पर उस प्लेटफॉर्म आपके सामने 22 मीटर बाय 14 मीटर का है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म की हाइट यहाँ पर क्या होगी। मतलब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि आपने क्या करा, एक कुएं को खोदा, कुएं के अंदर से मिट्टी निकली, उस कुएं के अंदर से जितनी भी मिट्टी निकली उस मिट्टी से आप लोगों ने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म को जनरेट करा। तो आप लोगों को यह बताना है कि उस प्लेटफॉर्म की हाइट यहाँ पर क्या होगी। बाकी डायमेंशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब सबसे पहली बात आपको अगर समझाई जाए तो आपके सामने जो कुआं होता है वो एक इस तरीके से गोल टाइप का होता है। एक छोटी सी बात,
कुआं आपके सामने इस तरीके से गोल टाइप का होता है और उसके पास कोई ना कोई हाइट भी होती है। मतलब कुएं का शेप कैसा है? स्फेयर है? नहीं। हेमिस्फेयर है? नहीं। कोन है? नहीं। तो क्या बचा? सिलेंडर है। मतलब कुआं जो होता है वो आपके सामने एक सिलेंडर टाइप का होता है, क्योंकि वो बिल्कुल गोल होता है और उसके पास हाइट भी होती है। और कोई भी डायग्राम जो गोल होता है और उसके पास हाइट भी होती है, हाइट का मतलब उसकी गहराई जो होती है, तो वो आपके सामने सिलेंडर है। आपको समझ आ रहा है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये मेरे सामने यहाँ पर एक बॉटल है। अगर इस बॉटल में मैंने इस तरीके से ये तिरछी पिरछी डिजाइन नहीं बनाई तो आपके सामने ये एक सिलेंडर की टाइप का है, क्योंकि ये बिल्कुल गोल है और इसके पास यहाँ पर हाइट भी है। क्या आपको समझ आ रहा है? तो सेम वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा है कि आपके सामने एक सिलेंडर से, क्योंकि जो कुआं होता है वो सिलेंडर की टाइप का होता है, एक सिलेंडर से आपने क्या करा? एक प्लेटफॉर्म को बनाया। अब एक छोटी सी बात, जो प्लेटफॉर्म होता है वो तो आपके सामने क्यूबॉइड टाइप का होता है। भाई प्लेटफॉर्म आपके लिए नया तो है नहीं, तो आप लोगों ने क्या करा? एक प्लेटफॉर्म को बनाया। मैं यहां पर इसकी प्लेटफॉर्म की शेप को बना देता हूं कुछ इस तरीके से आपके सामने। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने यहां पर इस तरीके से प्लेटफॉर्म को बनाया। तो आपको बताना है कि इस प्लेटफॉर्म की हाइट यहां पर ये वाली h यहां पर क्या होगी। क्या ये भी आपको समझ आया? अब बाकी डायमेंशन जो हमें दी हुई थी उसे हम लिख लेते हैं। जैसे वो जो है कुआं, वेल, वो 20 मीटर डीप है। 20 मीटर डीप होने का मतलब इसकी हाइट इनडायरेक्टली हमारे सामने 20 मीटर कह रहा है, क्योंकि कोई चीज जमीन के अंदर की तरफ गहराई को बता रहा है, इसका मतलब वो उसकी हाइट को बता रहा है। ये आपको समझ आया? इसका जो डायमीटर है वो यहाँ पर 7 मीटर है। यहां से यहां तक का डायमीटर 7 मीटर है। और जो प्लेटफॉर्म की डायमेंशन है वो 22 मीटर बाय 40 मीटर है। वो 22 मीटर बाय 40 मीटर आपके सामने प्लेटफॉर्म की डायमेंशन है। इतना आपको समझ आया? तो जो जो डायमेंशन डेटा हमें दिया हुआ है उसे हम लोग यहां लिख लेते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले क्या दिया हुआ था कि हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब हाइट ऑफ वेल भी कह सकते हो। वेल का इनडायरेक्टली मतलब यहां पर वो सिलेंडर की बात कर रहा है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 20 मीटर है, क्योंकि वेल एक सिलेंडर की टाइप का होता है, प्लेटफॉर्म एक क्यूबॉइड की टाइप का होता है। तो हाइट ऑफ वेल 20 मीटर एंड डायमीटर ऑफ वेल आपके सामने 7 मीटर है। अगर आप लोग यहां पर इसकी रेडियस को फाइंड करोगे तो रिजल्ट आपके पास 7/2 मीटर आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में डायमेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म। अब एक छोटी सी बात, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है उसके पास 3 डायमेंशन होती हैं, एक उसकी लेंथ, एक उसकी ब्रेथ और एक उसकी हाइट। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं 22 मीटर बाय 14 मीटर का। मतलब 22 मीटर बाय 14 मीटर क्या बता रहा है कि ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेथ है, हाइट हमें फाइंड करना है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। या फिर अगर आपने 22 की 14 में मल्टीप्लाई कर दी, आपके पास एरिया आ जाएगा। और जैसे ही एरिया की मल्टीप्लाई हाइट में होती है, रिजल्ट आपका वॉल्यूम में आ जाता है। बात तो एक ही है ना? क्योंकि देखो, आपने इसके अंदर से अर्थ को निकाला और जो भी मिट्टी आपके सामने निकली आपने उससे यहां पर एक प्लेटफॉर्म को बनाया। मतलब उतनी जगह से मिट्टी निकाल के आपने दूसरी जगह उसको भरा। ये समझ आ रहा है? जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, नदी वगैरह में जो खुदाई होती है वहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि जो बालू वगैरह निकलती है, रेत वगैरह, उस रेत को ले जाके किसी दूसरी जगह पर भरा जाता है ट्रक वगैरह के अंदर। इसका मतलब जितना रेत आपने बाहर निकाला उतना आपने ट्रक के अंदर भरा। इसका मतलब जितना वॉल्यूम उस जमीन से बाहर आया उतना वॉल्यूम आपने उस ट्रक के ऊपर बिल्कुल भर दिया। ये आपको समझ आ रहा है? इसका मतलब काम तो यहां पर भी वही होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को उसके वॉल्यूम के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि जितनी मिट्टी निकल रही है उतनी ही मिट्टी से प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये आपको समझ आ रहा है? तो इसके वॉल्यूम को हम लोग उसके वॉल्यूम के इक्वल पुट करेंगे। अब सिलेंडर का वॉल्यूम तो बहुत आसान होता है, πr²h। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? अगर आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ पता है तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई ही आपके सामने वो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम आता है। तो यहां पर भी मैं उसी चीज को लिखूंगा कि लेंथ मेरे पास 22 है, ब्रेथ मेरे पास 14 है, हाइट नहीं है तो उसका नाम मैंने यहां पर h दे दिया। ये आपको समझ आया? तो डायमेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म आ गई। अब आपको पता है कि मेरे को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को
इक्वल पुट करना है वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के, इतना भी आपको समझ आया, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लेट का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर आप एरिया इंटू हाइट भी लिख सकते हो। एरिया कब आएगा, जब आप लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करोगे, तो एक ही बात है। अब देखो यहां पर हमें इस h को फाइंड करना है, तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई से उठा के डिवाइड में ले आओ। तो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय एल इंटू बी इज इक्वल टू आपके पास h आ गया। सारे के सारे रिजल्ट पुट कर दो, आपका हाइट आ जाएगा। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, इंटू में आर, रेडियस कितना था 7/2, तो 7, अब ये जो 2 है वो आपके सामने नीचे आ जाएगा, या फिर ऐसे ही लिख लो पहले 7/2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो फिर आपने इसको इस तरीके से लिखो, थोड़ा ढंग से देखो, ऐसे पाई की जगह ऊपर ही लिख लो 22/7, ये वाला हम लोग बीच में लगा देते हैं, इस वाली लाइन को हम लोग यहाँ इस तरीके से बड़ी सी खींचते हैं, बाकी सबको अभी ऊपर ही लिख रहे हैं, बाद में नीचे लेकर आएंगे। आर की जगह 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। हाइट कितना है, हाइट हमें ये वाला सिलेंडर का हाइट कितना है, जिसका नाम हमने h1 दे दिया, लाइट कर लो, क्योंकि दो हाइट है फिर कंफ्यूजन होगी। तो सिलेंडर का हाइट हमने h1 दिया और वो हमारे सामने 20 है। l इंटू बी 22 इंटू 14, तो 22 इंटू में 14 और इज इक्वल टू आपके पास h आ गया। अब ये h इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखना, ये जो 7 यहां ऊपर है वो नीचे की तरफ आएगा, तो 22/7 और इंटू में ये 7 का स्क्वायर ऊपर रहेगा और ये नीचे वाले 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 7 का स्क्वायर और यहां नीचे की तरफ आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर। उसके बाद ये वाला 20 ऊपर ही रहेगा, तो 20 को आपने ऊपर ही लिखा। 22 और 14 दोनों नीचे हैं, तो 22 और 14 को यहां नीचे की तरफ लिख दो। अब एक 7 से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर आपके सामने 2 2 जा 4 होता है और 4 5 जा 20, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे 22 से 22 ये भी कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, फाइनली ये भी कैंसिल हो गया। तो h आपके सामने ऊपर 5 बचा और नीचे डिवाइडेड बाय 2 बचा, तो h इज इक्वल टू 5/2 मीटर, क्योंकि आपका जो यूनिट है वो मीटर में है, तो मीटर। अब 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, तो हाइट आपके सामने 2.5 मीटर आ गई उस प्लेटफॉर्म की, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। मतलब हमने ज्यादा कुछ नहीं करा, हमने वेल का मतलब कुआं, कुएं का मतलब सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम को प्लेटफॉर्म का मतलब क्यूबॉइड, मतलब एक सिलेंडर के वॉल्यूम को एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल पुट कर दिया और वहां से अपनी रिजल्ट को हमने उसकी हाइट को फाइंड करा। क्या ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, मतलब आपके सामने यहाँ पर एक वेल है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, इज डग 14 मीटर डीप, उसको यहाँ पर खोदा जाता है 14 मीटर डीप को। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि आपके सामने एक डग है, डग को यहाँ पर खोदा जाता है, सॉरी एक वेल है, वेल को डग करा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने 3 था। क्वेश्चन 4 भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा है कि आपके सामने एक वेल है, वेल का डायमीटर 3 मीटर है और उसको यहाँ पर 14 मीटर डग करा जाता है। वेल का मतलब है सिलेंडर, तो जो आपके सामने सिलेंडर की यहाँ पर डायमीटर है वो 3 मीटर है, और सिलेंडर की डीप का मतलब उसकी हाइट, और जो सिलेंडर की हाइट है वो 14 मीटर है। द अर्थ टेकन आउट, अर्थ का मतलब फिर से, जो कुएं को जब खोदते हैं तो उसके अंदर से मिट्टी निकलती है, तो उस मिट्टी को हम लोग यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, इसका मतलब समझो। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, जो मिट्टी वहां से बाहर निकली, इवनली स्प्रेड मतलब स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, मतलब वो मिट्टी उसके चारों तरफ फैला दी जाती है, और इस तरीके से फैलाई जाती है कि इज इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, मतलब वहां पर उसको एक सर्कुलर रिंग की तरह। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुआं होता है, कुएं की चारों तरफ पानी को ऐसे जब पकड़ के खींचते हैं इस तरीके से, तो हम लोग उस एक ना एक मतलब क्या बोलते हैं, आप हर एक जगह पे अलग अलग लैंग्वेज है, हमारे इंडिया का यही तो कल्चर है,
तो उसको एम्बैंकमेंट बोला जाता है हिंदी में। मतलब इस तरीके से मैं आपको कुछ समझाना चाहूं, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने कुआं है। अब कुएं के जैसे मान लो ये इस तरीके से, मैंने यहां पर क्या मैं एग्जांपल ले समझाने के लिए, मेरा इस तरीके से हाथ लेट कर सकते हो, या आप इस तरीके से मेरा यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से मेरा हाथ लेट कर सकते हो, आपको समझ आ रहा है? तो या इस तरीके से लेट कर लो। अब जैसे मान लो ये है बिल्कुल सेम, इस चीज को ध्यान से देखना। ये आपके पास यहां पर कुआं है जहां से पानी निकलता है, और ये मेरा यहां पर वो एम्बैंकमेंट है, मतलब जो कुएं के चारों तरफ ऐसे लगा दिया जाता है ताकि आप लोग उस पर चढ़ के पानी को ऊपर से ऐसे खींच सके। क्या आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं भाई? जैसे मान लीजिए यहां पर मैं शेप बनाता हूं, ये आपके पास यहां पर कुआं है एक सिलेंडर की टाइप का, तो इसके चारों तरफ मतलब इस तरीके से, इसके मैं किस तरीके से यहां पर इस तरीके से मैं एग्जांपल ले सकता हूं कि इस तरीके से यहां पर इसके चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, एम्बैंकमेंट लगा दिया जाता है, बिल्कुल गोल टाइप का। जैसे यहां पर ये कुआं है, तो कुएं के चारों तरफ इस तरीके से, आप इस तरीके से समझो, कुएं के चारों तरफ ये मैंने एम्बैंकमेंट को लगा दिया। ये आपको समझ आ रहा है? अब ये एम्बैंकमेंट कैसे लगा, ये जो आपके सामने चबूतरा सा टाइप का है, ये कैसे लगा? तो ये आपने जब उस कुएं के अंदर से मिट्टी को निकाला और उसके चारों तरफ ऐसे बिछा दिया, ये आपको समझ आया? अब एक छोटी सी बात एग्जांपल यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर किस टाइप का आपके सामने रिजल्ट मिल रहा है। जैसे कुआं है, ये आपके सामने कुआं है, कुएं के चारों तरफ आपने इस तरीके से एम्बैंकमेंट लगा दिया, तो ये एम्बैंकमेंट किस शेप का है? ये एम्बैंकमेंट बिल्कुल गोल है। क्वेश्चन वाले ने कहा है इज इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, मतलब ये एम्बैंकमेंट बिल्कुल गोल है और इसके पास हाइट भी है। क्वेश्चन वाले ने इनडायरेक्टली लिखा भी है सर्कुलर रिंग, मतलब आपके सामने वो एक सिलेंडर नहीं होता, जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर को बीच में से काट दो तो आपके सामने एक रिंग टाइप का रिजल्ट मिलता है। जैसे अंगूठी होती है, अंगूठी जो होती है वो बिल्कुल गोल होती है और उसके बीच में जगह नहीं होती ताकि उसे ऐसे उंगली वगैरह में फंसाया जा सके। ये आपको समझ आ रहा है? तो वही काम ना यहाँ पर इसने क्वेश्चन वाले ने भी कहा है कि ये जो आपके सामने एम्बैंकमेंट लगेगा, वो एम्बैंकमेंट किस शेप का होगा? वो एम्बैंकमेंट यहां पर एक सर्कुलर रिंग की शेप का होगा। उसके बाद आगे समझाता हूं, ध्यान से समझना। आपने क्या करा, पहले इसकी डायमेंशन को लिखते हैं। जो वेल है उस वेल की डायमीटर 3 है और उसका जो यहां पर डीप है मतलब हाइट वो 14 है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में डायमीटर ऑफ वेल, इसको पहले लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ वेल, जो वेल का डायमीटर है वो आपके सामने 3 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? आपके पास 3 को 2 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। और जो यहां पर हाइट है, हाइट का मतलब इनडायरेक्टली वो डीप की बात कर रहा है, तो हाइट ऑफ वेल आपके सामने यहां पर 14 मीटर है। इतना भी आपको समझ आया? अब ये रिजल्ट हमें पता चल गया। क्वेश्चन वाले ने कहा था कि द अर्थ टेकन आउट सर्कुलर रिंग ऑफ विद 4 सेंटीमीटर, मतलब आपने उसकी चारों तरफ ये जो एम्बैंकमेंट लगाया, आप देख पा रहे हो, ये जो आपने एम्बैंकमेंट लगाया, जैसे मान लो ये कुआं है, ये एग्जांपल काफी अच्छा है ये वाला। ये मान लो ये आपके पास यहां पर कुआं है, इसके अंदर ऐसे पानी वगैरह भरा हुआ है, यहां पर ये बिल्कुल गड्ढे टाइप का है, और यहां पर ये इसकी रेडियस है, मान लो यहां पर ये इसकी रेडियस है जो मैंने एम्बैंकमेंट लगाया। आप समझ रहे हो? आप लोगों ने देखा होगा, मैं किस तरीके से आपको समझाऊं, जैसे गांव वगैरह में होता है ना कि कुएं के चारों तरफ इस तरीके से ऐसे मिट्टी लगा दी जाती है चारों तरफ, और फिर या तो आप उस पे जब खड़े हो के हम लोग ऐसे पानी को खींचते हैं। आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं ना? हाँ, तो वो जो आपके सामने सर्कुलर रिंग है, उस रिंग का जो यहाँ पर रेडियस है, सर्कुलर रिंग ऑफ विद 4 मीटर, रेडियस वगैरह की कोई बात नहीं है, जो यहाँ पर सर्कुलर रिंग है उसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 4 मीटर है। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास कितना है? ये 4 मीटर है। आप समझ पा रहे हो? यहां से लेकर यहां तक इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी आपके सामने, जो विड्थ है वो आपके सामने 4 मीटर की है। और अगर ये भी 4 मीटर होगा तो ये भी 4 मीटर होगा, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने सर्कुलर है। और सर्कुलर चीज की जो भी बोलो, उसकी ब्रेथ बोलो, लेंथ बोलो, रेडियस बोलो, वो सेम होती है, डायमीटर सब सेम होता है सर्कुलर चीज का। तो यहाँ पर इसकी जो ब्रेथ है वो 4 मीटर है। ये आपको समझ आया? अब एक छोटी सी बात समझो, आपने इस कुएं के अंदर से मिट्टी को निकाला और बाहर चारों तरफ इस तरीके से लगा दिया। एक बार और,
कुएं के अंदर से इस तरीके से मिट्टी को निकाला और बाहर उसको इस तरीके से आपने चारों तरफ भर दिया। मतलब कुएं के अंदर से मिट्टी निकल के बाहर की तरफ लग रही है। मतलब जो कुएं के अंदर का वॉल्यूम है वही उसके बाहर जो मिट्टी लग रही है वो उसके वॉल्यूम है। मतलब कुएं के अंदर मतलब अंदर वाला जो कुआं है सिलेंडर, वो सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल है? इस रिंग के वॉल्यूम के इक्वल है। क्योंकि आपके सामने ये एक रिंग है। रिंग मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसके चारों तरफ आपके सामने मिट्टी है और बीच में कुएं वाला गड्ढा है, और कुएं वाले गड्ढे का मतलब वो रिंग की बात कर रहा है। क्या आपको समझ आया? तो यहां पर क्या रिजल्ट आ गया कि कुएं के अंदर से मिट्टी निकली और आपने चारों तरफ लगाया, मतलब उसका कुएं का जो वॉल्यूम था वो आपने किसके इक्वल पुट कर दिया? वो आपने यहां पर रिंग के वॉल्यूम के इक्वल पुट कर दिया। अब रिंग का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? जब आप उसकी आउटर वाली रेडियस में से इनर वाली रेडियस, मतलब इस तरीके से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर इसकी रेडियस यहां पर 3/2 मीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आपके पास 3/2 मीटर है। अब अगर मैंने बात करा यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना हो जाएगा, तो क्या करो, 4 में 3/2 को प्लस कर दो, मतलब 4 प्लस का 3/2 कर दो, तो 2 4 जा 8, 8 और 3 आपका 11/2। मतलब ये यहां से लेकर उस कुएं के बिल्कुल बीच में से लेकर बाहर तक की रेडियस कितनी हो गई? 11/2 हो गई। तो अगर आपने बाहर वाली रेडियस को देखा वो 11/2 था, अंदर वाली रेडियस आपके पास 3/2 थी। तो अगर आपने बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस कर दिया तो रिजल्ट आपके पास ये जो आपके सामने यहां पर चारों तरफ इस तरीके से मिट्टी लगी है, यहां पर उसका वॉल्यूम आ जाएगा। आपको समझ आया? मतलब अगर आपने बाहर वाले का नाम मैंने R1 दिया, अंदर वाले का नाम मैंने R2 दिया, तो पाई R1 स्क्वायर H में से अगर आपने माइनस कर दिया पाई R2 स्क्वायर H, तो आपके सामने जो यहां पर क्या रिजल्ट आ जाएगा? इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। ये आपको समझ आया? तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। इस एम्बैंकमेंट की हाइट यहां पर क्या होगी? अब एक छोटी सी बात, जंगलाची पया देख बादसा आनंद नाल, कदे मथक कंधे नाल कदे शिरे हंद नाल, जंगलाची पया देख बादसा आनंद नाल, कदे मथक कंधे नाल कदे सिरे हंद नाल, जंगलाची पया देखो बादसा आनंद नाल, कदे मथक कंधे नाल कदे सिर हंदे नाल, जंगलाची पया देखो बादसा। तो आपके सामने ये यहां पर रिंग का वॉल्यूम आ जाएगा, और अंदर वाला जो कुआं होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका वॉल्यूम तो हमें पता ही होता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, वॉल्यूम ऑफ किस चीज का, अच्छा पहले और चीजें हमें पता है, लिख लेते हैं। आउटर रेडियस, मैं आउटर रेडियस कहना चाहूंगा इसको, और आउटर रेडियस आपके पास 4 + 3/2 मतलब 11/2 है, और इनर रेडियस आपको 3/2 पता ही है। इसका नाम R2 दिया, इसका नाम यहाँ पर R1 दिया। और अब मैं यहाँ पर पुट करूंगा अपने वॉल्यूम ऑफ वेल, जो हमारे पास वेल है उसके वॉल्यूम को मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इसके इक्वल यहाँ पर क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। अब वेल आपके सामने कुआं है और कुएं का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने यहां पर करा पाई आर स्क्वायर एच। और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम ये वाला पाई R1 स्क्वायर एच माइनस का पाई R2 स्क्वायर और यहां पर एच। अब एक छोटी सी बात, आपके सामने कुएं की हाइट अलग है और इस एम्बैंकमेंट की हाइट, तो मान लो जैसे मैंने यहां से लेकर यहां तक बनाया, यही तो आपके सामने एम्बैंकमेंट की हाइट है, जमीन से लेकर कितना ऊपर आपके सामने वो रिजल्ट आ रहा है। तो कुएं की हाइट अलग है क्योंकि कुआं तो 14 मीटर गहरा है जमीन के अंदर। आप समझ पा रहे हो ना? मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, यहां पर ना डायग्राम को बनाता हूं बहुत अच्छे से। जैसे मान लो ये मेरी यहां पर जमीन है, ये आपको समझ आ रहा है, जमीन से यहां नीचे की तरफ मेरा यहां पर ये कुआं इस तरीके से बना हुआ है, समझ रहे हो? जमीन से यहां नीचे मेरा ये कुआं बना हुआ है। मैंने क्या करा,
मैंने क्या करा, जमीन के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर एम्बैंकमेंट वगैरह, इस तरीके से यहाँ पर एम्बैंकमेंट को बना दिया। कुएं को थोड़ा और ऊपर बना दो इस तरीके से, ताकि समझाया जा सके। मैंने जमीन के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर एम्बैंकमेंट बनाया, समझ रहे हो, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एम्बैंकमेंट को बनाया, यहाँ पर पूरा इस तरीके का। तो जो कुआं है उसकी हाइट यहाँ पर 14 मीटर है, क्वेश्चन वाले ने हमें दिया हुआ है। ये एम्बैंकमेंट कितना मैंने यहाँ पर बनाया वो मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस कुएं के अंदर की गहराई अलग है और एम्बैंकमेंट तो छोटा सा होता है, उसकी हाइट यहाँ पर अलग है। इसका मतलब दोनों की दोनों ये जो हाइट है वो अलग अलग है। तो मैं काम करता हूं, इसकी हाइट का नाम यहाँ पर h1 दे देता हूं और इसकी हाइट का नाम यहाँ पर h2 दे देता हूं, और यही h2 हमें फाइंड करना है। क्या आपको समझ आया? ओके। कदे मथा कंधे नाल, कदे सिर हंधे नाल, जंगला चिपया देखो बादशा आनंद नाल। कदे मथा कंधे नाल, कदे सिर हंधे नाल, जंगला चिपया देखो बादशाह आनंद नाल। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पाई h2 यहां पर भी है और पाई h2 आपका यहां पर भी है। तो एक काम करो, ये पाई r स्क्वायर h1 को एज इट इज रहने दो और यहां पर पाई के साथ, अच्छा इसकी रेडियस अलग है तो इसका नाम r2 दो, गलती कहीं नहीं करनी है, इसको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास हो गया पाई h2, अगर आपने कॉमन लिया तो ये r1 का स्क्वायर माइनस का ये r2 का स्क्वायर। जो वेल था उसकी रेडियस आपके सामने r2 थी, मैंने यहां पर r2 लिख दिया। समझ आया? एम्बैंकमेंट वाला वॉल्यूम कैसे आया था? जब आपने बाहर वाला वॉल्यूम लिया r1, वो r1 कैसे आया? जब आपने 3/2 में 4 मीटर उसकी ब्रेथ को जो था, विड्थ जो थी उसको जोड़ दिया, 11/2 आ गया। और अंदर वाली रेडियस कितनी थी? 3/2। समझ आ रहे हैं ना, जो कि नाम मैंने r2 दिया है। तो ये पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है? ये h2 फाइंड करना है। इसको एक काम करते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई से उठा के यहां डिवाइड में लाते हैं, तो ये हो जाएगा h2 इज इक्वल टू ये वाला r स्क्वायर और h1 एज इट इज डिवाइडेड बाय ये r1 का स्क्वायर और माइनस का ये वाला आपके पास r2 का स्क्वायर। ये आपको समझ आया? अब r स्क्वायर लिखा हुआ है, रेडियस कितना है? सिंपल, ये वाला r2। तो r2 की रेडियस कितनी है? 3/2। तो ये आपके पास हो जाएगा ऊपर की तरफ 3/2 का होल स्क्वायर। h1 कितना है? 14, तो यहां पर 14। नीचे की तरफ r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। r1 11/2 है तो 11/2 का होल स्क्वायर माइनस का r2। r2 कितना है? 3/2, तो यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये वाला 3/2 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 मल्टीप्लाई में ये वाला 14, डिवाइड में कुछ नहीं लिखा, 1 लेट करो। 11/2 का होल स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4, तो 121/4 और माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 9/4। अब ऊपर की तरफ तो 14 9 जा कितना होता है? 126 डिवाइडेड बाय 4। नीचे की तरफ 4 का एलसीएम 4 आएगा, 121 में से 9 माइनस करोगे 112 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, आपके पास आ गया 126 अपॉन में 112। दोनों के दोनों 14 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 14 9 जा 126, 14 8 जा 112, तो 9/8 को सॉल्व करोगे तो 8 1 जा 8, 1 बचा पॉइंट की हेल्प से 0, 8 1 जा 8, 2 बचा पॉइंट की हेल्प से 0, 8 2 जा 16। मतलब जो आपका h2 है, एम्बैंकमेंट की हाइट, वो अप्रोक्सीमेट में 1.16 मीटर आ गया, और यही हमें यहां पर फाइंड करना था। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान था। सॉल्व करने के लिए हमने एक छोटी सी चीज करी है। वो क्या करा है? हमने अपने वेल के वॉल्यूम को रिंग के वॉल्यूम के इक्वल पुट करा। वेल का मतलब सिलेंडर था, तो सिलेंडर के वॉल्यूम को रिंग के वॉल्यूम के इक्वल पुट करा। सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई r स्क्वायर h, सिलेंडर की रेडियस का नाम r2 दिया था, तो पाई r2 स्क्वायर h। और रिंग का कैसे आता है? जब आप एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस माइनस करते हो तभी तो ये वाला रिजल्ट बचता है। तो मैंने भी वही करा।
एक्सटर्नल रेडियस के लिए जो 3/2 था उसमें 4 प्लस कर दिया तो 11/2 आ गया। तो एक्सटर्नल रेडियस 11/2, अंदर वाला रेडियस 3/2। तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस करा, लेकिन यहां पर आपके पास रिजल्ट पाई r1 स्क्वायर h2 में से माइनस कर दिया पाई r2 स्क्वायर h2, फिर सॉल्व करा और अपने रिजल्ट को फाइंड करा। तो ज्यादा कुछ नहीं था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिंग, और बस उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करा। क्या ये आपको समझ आया? एक बार प्रैक्टिस करो बिना देखे। ओके।